Hello everyone, I hope you all are doing great. In today's video, I'll come up with the new analytical instrument that is pH meter. This video is created and presented by our channel. Let's discuss this. What is it? pH meter, pH basically क्या चीज़ है? In order to measure the acidity or alkalinity of any solution. तो जैसे आपने शायद से रीड करा होगा वो चैप्टर एसिड एंड बेसिस, यूजुअली वहाँ पर हम वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो उसी के बेस्ड हमने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पीएच मीटर, दैट इज मेजर द pH value. It based on the principle of that it is a specialized electrode that interact with the hydrogen ions in the present in the solution and generate a voltage against it, which is further converted into a pH reading on the meter. इससे पहले वी आर यूजिंग प्रीवियस मेथड्स, जैसे इंडिकेटर डाइज होती हैं, जैसे लैब्स में अगर आप हम यूजुअली लैब में इंडिकेटर्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश व्हेन एवर वी आर परफॉर्मिंग एसिड बेस्ड न्यूट्रल रिएक्शन। तो NaH और HCl का जब रिएक्शन करते हैं तो वो यूज फिनोल फिथलीन एज अ इंडिकेटर इन ऑर्डर टू इंडिकेट दैट द एसिड और acid when react with the base it become a salt. When its concentration, both concentration are used in the solution, it turns into some specific colors with the indication that reaction is completed. तो लिटमस पेपर का भी रोल यही होता है, ये सारे फंक्शंस हमारे प्रोसेस को क्या करते हैं, स्मूथ लाइन करते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि कई बार कुछ रिएक्शंस होती हैं दोज आर पीएच डिपेंडेंट, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वेदर आर सोल्यूशन टर्न्स इनटू अ स्पेसिफिक पीएच टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसके लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। स्टार्च आयोडाइड पेपर का भी यही रोल होता है। स्टार्च आयोडाइड का सोल्यूशन भी हो सकता है, आप उसको पेपर में, आप स्टार्च आयोडाइड पेपर भी लैब में प्रिपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूजिंग यूजुअल फिल्टर पेपर डिपिंग इनटू द स्टार्च सोल्यूशन टू क्रिएट दैट पेपर। उसके बाद टर्मरिक सोल्यूशन भी बहुत इजी है कि वो हमें कैसे इंडिकेट करता है। कभी आपने क्लोथ्स अपने वॉश करे हो जिस पे टर्मरिक लग गया हो, तो उसको जब आप सोल्यूशन में डिप करते हो इट टर्न्स इनटू अ रेड, विच इंडिकेट्स दैट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। अदरवाइज अगर वो किसी एसिड के साथ ट्रीट करोगे, सपोज HCl के साथ ट्रीट करे हो या वाटर के साथ आप अपनी टर्मरिक को ट्रीट करे हो, इट्स रिमेन्स द सेम इन कलर। तो कभी आप वॉशिंग करते हुए try to observe that phenomena. It's quite easy and usual day routine में होता है। तो इन सारी चीज़ों का लिमिटेशन क्या है, दीज आर नॉट वेरी मच प्रिसाइज, क्योंकि हमें ये एक रेंज बता देता है कि यस दिस सोल्यूशन हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज, दिस सोल्यूशन इज न्यूट्रल, दिस सोल्यूशन हैज बेसिक प्रॉपर्टीज, हाउएवर इट लैक इट्स एफिशिएंसी व्हेन द सोल्यूशन हैज सम टर्बिडिटी। क्लियर? तो उसमें क्या है कि अगर आपका सोल्यूशन पहले से ही टर्बिडिटी शो कर रहा होगा तो इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट दैट इट्स एसिड बेस और अ न्यूट्रल वन। तो इसीलिए इन सारे प्रीवियस मेथड्स को हम अपनी लैब्स में जब हम हाईली एक्यूरेटली किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू यूज दीज मेथड्स, राइट? तो व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, तो हमें pH मीटर क्यों चाहिए? As we know, as I earlier described, that we have to perform several chemical reactions which are highly dependent on the pH of the solution. One of the reaction coming to my mind is that when we treat have maybe you have performed EDTA complexometric titrations in which suppose calcium and magnesium has a different pH. Calcium का pH हमारे पास 4 to 6 की रेंज में होता है और मैग्नीशियम 12 की रेंज के पास चलता है। तो जब आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो एक रिएजेंट को हम मास्क करते हैं, तो अभी जब हमने उसको मास्क करना है, सपोज वी वांट कि कैल्शियम इंटरफेयर ना करे, तो हम ऐसा बफर ऐड करेंगे जिसकी पीएच क्या रहे, एसिडिक रहे। क्लियर? वो उसको मास्क कर लेगा और हमारे पास बेस रिलेटेड कंपोनेंट जैसे आयंस की, उस मैग्नीशियम की पीएच 12 के पास है तो उसकी इंडिकेशन आ जाएगी। तो in these kind of reaction we need some pH meter to indicate that whether हम उस कंसंट्रेशन तक पहुंच गए हैं या नहीं है। तो यूजुअली रिएक्शंस जब हम इतनी ब्रॉड रेंज में काम कर रहे होते हैं तो लिटमस पेपर विल हेल्प अस
कि पीएच रेंज को इतना वो प्रिडिक्ट कर देता है, बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं, वहां पर इतनी वेरिएशंस हम का रिस्क हम ले नहीं सकते, तो इन दैट केस सिनेरियोज वी हैव टू प्रेफर पीएच मीटर. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वी नो दैट कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ज़्यादातर इन क्वालिटी कंट्रोल के टाइम पे इसको यूज़ करती हैं. हमारी जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, जैसे हमारे इंजाइम्स हैं, दे आर पीएच डिपेंडेंट. तो कभी भी हमारे कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं, तो उन सारी रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए वी नीड पीएच मीटर और ये सारी चीज़ों के लिए. उसके बाद इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में जैसे कुछ प्रोसेस पीएच को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे वाटर की पीएच लेवल को ऑब्जर्व करने के लिए, तो उस टाइम पर हम वाटर की पीएच को असेस करने के लिए इनको यूज़ करते हैं. अभी यहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जब आप इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करते हो, तो कैलिब्रेशन का तरीका होता है वो यूज सम नोन रेफरेंस स्टैंडर्ड. उस पर हम अपने पीएच मीटर को सेट कर लेते हैं एंड देन वी अप्लाई टू द अननोन सोल्यूशन, तो हमें पीएच मिल जाता है. तो इसमें भी हमारी कैलिब्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज अ सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन एंड द सेकंड वन इज मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन. ये कैलिब्रेशन जो टेक्निक्स हैं हम यूज करते हैं यूजुअली इन फार्मास्यूटिकल लैब्स. तो सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन में क्या है कि आप उसको कैलिब्रेट करते हो पीएच मीटर बाय यूजिंग अ सिंगल बफर, right? This method adjusts the pH to recognize the known pH value of the buffer solution. आपको पहले से पता होगा, कभी भी आप कैलिब्रेशन करते हो, you know that always we done the calibration over the known solutions rather than a unknown one, ताकि नोन के ऊपर हमें पता चल जाए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की रेंज को वेरी करके we set it to the desired value. क्लियर? इसकी एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लिसिटी, सिर्फ एक ही बफर सोल्यूशन यूज करना होगा. कन्वीनियंट क्या है? इजी है, एक ही बफर सोल्यूशन पर अप्लाई किया. इफ जैसे हमारे पास बफर सोल्यूशन की ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बॉटल्स आती हैं, तो उस बॉटल में हमें पता है कि जो हमारा बफर है वो 4 pH का है, 7 का है. इट डिपेंड्स फ्रॉम डिफरेंट लैब वी आर परफॉर्मिंग. जैसे अगर हम कॉलेज लेवल में परफॉर्म करते थे तो हमारे पास 4, 10 और 7 pH के बफर्स का बॉटल्स रहता था. सो कन्वीनियंट और कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि कम बफर सोल्यूशन यूज़ करना पड़ता है, सिर्फ एक को यूज़ करना पड़ता है. लिमिटेड एक्यूरेसी क्या है? क्योंकि अगर तो हमारा जो नॉन स्टैंडर्ड हमने यूज़ करा है उसके पास की रेंज के पास ही हमारा अननोन का रीडिंग आता है, तो देन इट विल बी ओके. तो नैरो एप्लीकेबिलिटी भी रहेगा क्योंकि रेंज इतना वाइड नहीं हो पाएगा. तो इसलिए सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन, हम जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए अपनी कैलिब्रेटिंग कर्व के अंदर, वी अवॉइड टू यूज़ दैट. उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन. तो मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है, where we are using 2 or more buffer solutions with the different pH values. जनरली हम 4, 7 और 10 का यूज़ करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे पीएच, जो हमारे अननोन स्टैंडर्ड्स की पीएच है, वो एटलीस्ट 2 यूनिट्स के डिफरेंस पे हो, ताकि हमारी कैलिब्रेटिंग कर्व क्या बने, स्मूथ बने, एंड वी आर एबल टू डिड्यूस द एक्यूरेट रिजल्ट आउट ऑफ इट. क्लियर? तो यहाँ पर दिस मेथड एडजस्ट द पीएच मीटर अक्रॉस अ रेंज ऑफ पीएच वैल्यूज, क्रिएटिंग अ कैलिब्रेशन कर्व दैट अलाइन विद द मीटर्स आउटपुट विद अ मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट. तो इसकी इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इनहांस द एक्यूरेसी, कॉम्प्रिहेंसिव कैलिब्रेशन होगा. इसकी रिलायबिलिटी, मतलब कभी हम कोई रिजल्ट यूज करते हैं तो उसको किसी भी जगह पब्लिसाइज करने के लिए या उसको पब्लिश करने के लिए वी नीड सम रिलायबिलिटी. तो अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही एक्यूरेटली परफॉर्म नहीं करेगा, इट्स वेरी हार्ड टू से दैट वी एक्चुअली प्रिडिक्ट दैट इन एक्यूरेट वे और नॉट. तो इससे मल्टी पॉइंट कैलिब्रेशन विल हेल्प्स टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट वी गेट आउट ऑफ मीटर. ओके. उसके बाद है नेक्स्ट, इसकी लिमिटेशन क्या है? इस क्वाइट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें कैलिब्रेशन पहले ही मल्टीपल बफर्स के साथ करनी पड़ती है, उसके बाद कैलिब्रेशन कर्व्स को अरेंज करना. तो इट इज एज इफ हैज गिव अस अ वेरी ब्रॉड रेंज, तो इसलिए इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है. जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लैब्स के अंदर वी आर परफॉर्मिंग द सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स और सेम काइंड ऑफ रेपिटेटिव टास्क,
At that time, I think single point calibration will be helpful because we know that each day we are performing the same calibration. Apart from that, आई थिंक इसके अलावा जो पीएच मीटर को जब आप यूज़ कर रहे हो यू नीड सम टेम्परेचर कॉन्शियसनेस एज वेल, क्योंकि जो हमारी पीएच होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर वेरी करते हैं तो हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पीएच चेंज हो जाता है। तो इस तरह पीएच क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जब कभी भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो मेक श्योर जब आप सारे बफर्स को कैलिब्रेट कर रहे हो, ट्राई टू बी इन दैट टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रेंज। तो टेम्परेचर रेंज पे अपना ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आप उसके टेम्परेचर सेंसर्स और उसके बाद अलावा क्या है कि जब आप कैलिब्रेट इसको यूज़ कर रहे हो तो ट्राई टू कैलिब्रेट वंस इन अ होल डे। तो जब आप उसे यूज़ करो तो उसको एक बार ही कैलिब्रेट, फर्स्ट टाइम अगर सपोज करो आपने कैलिब्रेट करा तो मेक श्योर कि विद इन 24 आवर्स, विद इन 18 आवर्स तो आप उसको दोबारा से कैलिब्रेट कर लो, सो दैट कि उसकी रिजल्ट की इफेक्टिवनेस और एरर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक इसके अलावा जो भी इसके रिलेटेड नोट्स हैं विच आई एम नॉट एबल टू कवर इन दिस प्रेजेंटेशन, आई विल बी अटैच विद द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, सो दैट कि अगर कभी एग्जाम के लिए आपको वर्ड्स चाहिए हो, यू हैव more than enough to write it about the pH meter. I think that's all about this video. Thank you so much for listening. Keep learning, guys, and Har Har Mahadev.